गुड मॉर्निंग बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 4 में आप लोगों के सामने इलेक्ट्रिक डायपोल की चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव। इसमें क्या होता है बच्चों, दो समान परिमाण, हम दो बिंदु आवेश ले रहे हैं, एक बिंदु ए पर है और दूसरा बी पर। इनके बीच की दूरी अल्प दूरी रखी जा रही है। ये अल्प दूरी को हम 2l से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं? 2l से। इसका परिमाण, ये दोनों समान परिमाण के हैं, यानी 5 अगर माइक्रोकूलम का ये है तो 5 माइक्रोकूलम का ये भी परिमाण होना चाहिए, लेकिन दिशा में विपरीत, दोनों विपरीत आवेशित होने चाहिए। जब दो समान परिमाण तथा विपरीत आवेशित बिंदु आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है तो इससे जो बना प्रक्रम होता है वह क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अभी हम आपको बताएंगे। तो यहां -q और यहां आपका +q आवेश है। इसका जो मध्य बिंदु होगा, लेटस यहां पर मध्य बिंदु है O। अब ये जो मध्य बिंदु O आप देख रहे हैं, यहां पर इसके द्वारा लगने वाला वैद्युत बल और इसके द्वारा लगने वाला वैद्युत बल दोनों क्या होता है? शून्य होता है। यानी वैद्युत द्विध्रुव बिंदु जो होता है वह होता है O। यह पूरा प्रक्रम क्या कहलाता है? यह पूरा प्रक्रम आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव तो यहां पर लिखेंगे, माना -q तथा +q आवेश के दो बिंदु आवेशों को 2l दूरी रखने पर O पर वैद्युत बल के लिए -q द्वारा O पर बल क्या होगा? F1 होता है। आपको बताया गया E बराबर क्या होता था? E बराबर होता था F/q। तो F1 इसके द्वारा इस पर लगने वाला, क्योंकि A समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, A मान लीजिए E है, इसके द्वारा इसके द्वारा, तो ये हो जाएगा -qE, इस पर जो बल लगेगा, और +q द्वारा O पर बल क्या हो जाएगा? F2। तो F2 होगा आपका +qE। अगर आप देखेंगे O पर लगने वाला परिणामी बल, तो ये परिणामी बल जो F होता है बच्चों, F1 + F2 होता है। ये F हो जाएगा आपका -qE +qE। तो O पर आपका जो वैद्युत बल होता है वह क्या होता है? शून्य होता है। O के इधर भी आपका कुछ वैद्युत बल होगा, O के इधर भी कुछ वैद्युत बल होगा, लेकिन एग्जैक्टली जब O पर हम जाएंगे तो वहां पर वैद्युत बल क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये जो होता है, ये क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप लिखेंगे आवेश का परिमाण तथा दोनों बिंदु आवेशों के बीच की
क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी आवेश का परिमाण तथा दोनों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णों के बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अर्थात इसका जब हम सूत्र लेंगे तो क्या हो जाएगा, आवेश का परिमाण गुणित आलोक दूरी। तो ये आपको P से डिनोट किया जाता है। इनके बीच का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसको हम P से डिनोट करते हैं। स्मॉल p, आवेश का परिमाण Q है, अल्प दूरी 2L है। तो ये आपका फार्मूला बना P बराबर Q इंटू 2L। इसका हम मात्रक निकाल सकते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा कूलॉम मीटर स्क्वायर, बीमा L स्क्वायर है ना, Q बराबर I इंटू टी, आई टी ए। ये बीमा हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार इलेक्ट्रिक डायपोल है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल आपका सब में होगा, जैसे आपका HCl है, HCl में आपका इलेक्ट्रिक डायपोल बनेगा। क्यों, क्योंकि H प्लस और Cl माइनस होता है। तो यहां से एक आपका H प्लस की बॉन्डिंग हो जाएगी और ये अल्प दूरी पर क्या होगा, दूसरा होगा Cl की बॉन्डिंग होगी। इसी प्रकार इनके बीच की दूरी अल्प होगी, 2L मान लेते हैं। अब यहाँ पर Q बराबर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q बराबर माइनस E हो जाएगा। तो इस प्रकार विपरीत आवेश हो जाएंगे दोनों में। इसी तरह से आप और में भी देख सकते हैं, और में भी देख सकते हैं। जैसे आपका NaCl है, NaCl में भी वही चीज आएगी, Na प्लस पर आएगा और Cl माइनस पर आएगा। तो ये आपका Na प्लस होगा और यहाँ पर Cl माइनस होगा, 2L बीच की दूरी होगी। तो ये हो जाएगी, यहाँ पर Q बराबर E होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q बराबर माइनस E आ जाएगा आवेश। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला जो आपका हेडिंग होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है बच्चों। तो इसको हम देख सकते हैं, कर सकते हैं। ये दो प्रकार का होगा। पहला होगा अच्छी स्थिति, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन। और दूसरा होता है निरक्षी स्थिति,
ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। अच्छी स्थिति, निरक्षी स्थिति, ये दो आपकी स्थितियां होती हैं। इसको आप देख लीजिएगा, है ना। तो इन दोनों पर हम चर्चा आपको करेंगे अभी तत्काल में तुरंत। तो ठीक है बच्चों, आगे हम आपको पाना ले रहे हैं अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति का मतलब एंड ऑन पोजीशन। फर्स्ट है अच्छी स्थिति, एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन, अच्छी स्थिति। ये क्या होता है? देखिए, वैद्युत ध्रुव आप जानते हैं कैसे बनता है। यहाँ एक माइनस क्यू आवेश है बिंदु ए पर, और बिंदु बी पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। इनके बीच की दूरी क्या है, 2l, ए अल्प दूरी होती है। वैद्युत द्विध्रुव जो बिंदु है वो O है, आप इसको देख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बिंदु O है। अब इसी अच्छी स्थिति का मतलब ये जो आपकी इन दोनों के बीच की दूरी है वो क्षैतिज रेखा है। अब इसी अक्ष पर हो, यानी इसी रेखा पर, इस रेखा को हम आगे की ओर बढ़ाएं। मान लीजिए इसको हम आगे की ओर कहां तक बढ़ाएं, P तक बढ़ाएं। कोई बिंदु P है जहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, क्या होगी, इन दोनों के कारण, यानी वैद्युत, इन दोनों के कारण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि जब कोई आवेश होता है तो आवेश की ओर, जैसे आवेश माइनस क्यू है, अब इस बिंदु के कारण इसकी तीव्रता किधर होगी, हमेशा जो है नेगेटिव चार्ज की ओर होती है। किधर होती है, नेगेटिव चार्ज की ओर होती है। और प्लस क्यू जो होता है वह क्या होता है, दूर होता है। यानी इसके कारण यह जो जाएगा, इसकी तीव्रता इस चार्ज के कारण हमेशा जो है होगी, है ना। तो आप देखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, E1, इस साइड में हम लिख देते हैं E2, यानी इसके कारण E1 उत्पन्न हो रहा है और इसके कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, E2 उत्पन्न हो रहा है। स्वाभाविक है। अब देखिए बिंदु P की अगर यहां से दूरी हमने मान लिया कि यह वैद्युत द्विध्रुव बिंदु से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव बिंदु से दूरी है बिंदु P की। तो स्वाभाविक रूप से माइनस Q से P की दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, R प्लस L। क्या होगी, R प्लस L। क्यों होगी, क्योंकि यहां से P की दूरी कितनी है, R, और आप जानते हो कि ये क्या है, मध्यबिंदु होता है, तो ये पूरी दूरी 2l है, तो इसका आधा दूरी इधर L होगा और आधी दूरी इस साइड में L होगी। तो R प्लस L हो जाएगा A से P की दूरी। इसी तरह से B से P की दूरी क्या हो जाएगी, R माइनस L। तो आप लिख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो AP क्या हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा। BP क्या हो जाएगा,
आर माइनस यल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको इसमें लिखना क्या है, माना दो समान परिमाण क्यू, दो समान परिमाण क्यू की दो दो समान आवेश तथा दो समान परिमाण तथा विपरीत आवेश वाले बिंदु आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू अल्प दूरी पूयल पर रखे गए हैं, जिनके वैद्युत द्विध्रुव बिंदु O है। वैद्युत द्विध्रुव बिंदु O से R दूरी पर अच्छी स्थिति, R दूरी पर अच्छी स्थिति में स्थिति क्या है, बिंदु P है, जहां पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो माइनस क्यू के कारण हमने माना P पर जो तीव्रता है वो U1 है, और प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता होती है वह क्या होती है, E2 होती है। तो आप ये जान लीजिए कि इसका हमेशा जो दिशा जो होती है, एक बात बताना हम भूल गए, वो हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है। तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर इसकी दिशा होती है, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हमेशा माइनस से क्या होती है, प्लस की ओर होती है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप निकालेंगे, इसके कारण जो तीव्रता होगी उसको हम E1 माने हैं, E1 इस साइड में होगा क्योंकि इसकी दिशा इधर होगी, और E2 जो होगा इसकी दिशा इधर होगी। इसके कारण प्लस के कारण हो रहा है ना, तो प्लस के कारण हो रहा है, तो ए प्लस के कारण जो तीव्रता होगी वो इधर होगी, इस बिंदु से दूर जाएगी, और माइनस के कारण जो है वो उस बिंदु की ओर होगा, यानी इधर से इससे दूर जाएगी। ठीक, अतः आप लिख लीजिएगा, अतः माइनस क्यू के कारण P पर तीव्रता, P पर तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान, यहां से दूरी कितनी है, AP, आप AP निकाल लीजिए, AP की दूरी कितनी है, अब AP की दूरी आपको मालूम है, तो ये हो जाएगा E1 बराबर 1/4πε0 Q अपान इतना का होल स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा R प्लस R माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर। ये आपका पहला समीकरण है। और प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता, तो ये E2 हो जाएगा, E2 क्या होगा, 1/4πε0 Q अपान Vp स्क्वायर। ये आपका E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान R माइनस L। अब देखिए क्या होगा, E1 और E2 में कौन ज्यादा होगा, क्योंकि R प्लस L का मान R माइनस L से ज्यादा होगा, इसलिए ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब E1 का मान कम होगा, E2 का मान ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिंदु P पर जो E1 और E2 कार्य कर रहे हैं वे एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, क्या है, विपरीत दिशा में है। तो आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, क्योंकि E1 व E2 P पर विपरीत दिशा में कार्यरत है, अतः E इक्वल टू E2 माइनस E1। अब यहां से है E इक्वल टू
E2 माइनस E1। तो समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 का प्रयोग हम करें। 1 और 2 क्या है? तो यहां हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q/R-L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/R+L का होल स्क्वायर। ये E बराबर हो जाएगा Q/4πε0 कॉमन ले लो, तो 1/R-L का होल स्क्वायर माइनस 1/R+L का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा E बराबर Q/4πε0। ये आप ले सकते हैं R-L का होल स्क्वायर, R+L का होल स्क्वायर, R+L का होल स्क्वायर माइनस R-L का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा E बराबर Q/4πε0 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2RL। नीचे अगर होल स्क्वायर को हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा R माइनस L R प्लस L। इसको हम लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर देखो आपका ए कट जाएगा इससे, ए कट जाएगा इससे, R स्क्वायर से कटा, L स्क्वायर से कटा। इसको हम आगे लिख सकते हैं E इक्वल टू Q/4πε0। ये हो जाएगा 2RL प्लस 2RL 4RL/R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब आप देख सकते हैं सिंस R इज मच हायर देन L, R देख रहे हैं L की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, इसलिए R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर टेंस टू क्या हो जाएगा R स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे E बराबर Q/4πε0 4RL। ये हो जाएगा R स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर जो है L स्क्वायर नगर के रूप में हो जाएगा, L स्क्वायर टेंस टू क्या हो जाएगा 0, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर R स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी R पावर 4। तो एक R यहां से आप काट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ऊपर E बराबर 1/4πε0 2, और ये हो जाएगा होयल जो है वो 2 को बाहर कर दिए तो 2L बचा, Q इंटू 2L कर दे रहे हैं बटा R3। हम सबको ये पता है, क्या पता है Q इंटू 2L क्या होता है, ये P के बराबर होता है, P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो यहां पर रख दीजिए E बराबर 1/4πε0 2P/R3। यही आपका अधिष्ट फार्मूला होगा। अच्छी, ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट दोनों फार्मूला हैं, अच्छी और निरक्षी। इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया? आइए हम चर्चा करते हैं निरक्षी स्थिति। सेकेंड आपका है
निरक्षीय स्थिति ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का मतलब क्या है, इसको जरा हम देखने का प्रयास करेंगे। आइए, ठीक उसी तरह से हमारे पास दो बिंदु आवेश ए और बी, माइनस क्यू प्लस क्यू, क्या बना रहे हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। इनके बीच की दूरी क्या है, वही 2l है, और वैद्युत द्विध्रुव जो बिंदु है वो है, ठीक है बच्चों। अब क्या होता था, उसकी क्षैतिज जब हम अच्छी स्थिति में चलते थे तो ये जो O पॉइंट है, इस O पॉइंट के क्षैतिज में, यानी इसी रेखा को हम आगे की ओर बढ़ाते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, इस पर लंबवत जैसे निरक्षी आ जाएगी तो इस क्षैतिज रेखा यानी वो बिंदु पर लंबवत एक रेखा हम ऊपर की ओर खींचेंगे, और मान लीजिए ये रेखा पर कहीं कोई बिंदु है, ये कहीं हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, हमने ले लिया यह पॉइंट कहाँ है, लेटर तो थोड़ा सा नीचे ही लेते हैं, ये P बिंदु पर है। अब इसके कारण तीव्रता क्या होती है, प्लस के कारण जो तीव्रताएं होती है वह हमेशा दूर होती है, यानी इसके कारण जो तीव्रता होगी इस बिंदु से दूर होगी, यानी इस साइड में हमारा E2 कार्य करेगा, और ये इसके कारण जो तीव्रता होगी इसको यहां से मिलाएंगे, और माइनस की ओर होता है तो E1 जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो E1 जो होगा वह इस डायरेक्शन में होगा, E2 जो होगा इसी लाइन पर होगा, इस लाइन को आगे की ओर बढ़ाने के लिए, लेकिन ये दूर होगा। अब इन दोनों का वियोजन करते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। हमने मान लिया ये कोण क्या होगा, थीटा होगा, स्वाभाविक है ये भी कोण थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु से दोनों तरफ समान डिवीजन किया गया है, इसलिए ये कोण अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। यहाँ पर 90 अंश का कोण एग्जिस्ट हो रहा है वो बिंदु पर। तो आप बताइए भाई, इसका अगर हम वियोजन करते हैं तो यहाँ पर क्षैतिज डायरेक्शन में, ए क्षैतिज डायरेक्शन में जो कोण ये थीटा है वही कोण आपका थीटा ए भी हो जाएगा, और ये कोण थीटा है, ये रेखा क्षैतिज है, ए भी समांतर है, तो ये भी कोण आपका थीटा हो जाएगा। अब इस बिंदु का क्षैतिज वियोजन जो होगा इस डायरेक्शन में E1 cos थीटा होगा, और इसका इस डायरेक्शन में वियोजन क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा, और यह पॉइंट E है। इसका मतलब इस पर इसके कारण भी उसी दिशा में लग रहा है और इसके कारण भी इसी दिशा में लगा है, दो बल, और इसका लंबवत वियोजन करेंगे तो लंबवत वियोजन इसका हो जाएगा E2 sin थीटा, और इस डायरेक्शन में इसका लगेगा, आप देख रहे हैं नीचे की ओर E1 sin थीटा, तो E1 sin थीटा नीचे की ओर, E2 sin थीटा ऊपर की ओर, है ना। अब E1 और E2 sin थीटा आप आपको अभी दिखाएंगे तो ये दोनों बराबर मिलेंगे, E1 और E2 परिमाण में बराबर मिलेंगे, तो ये इसको क्या करता है, लंबवत जो है वह एक दूसरे को क्या करता है, संतुलित कर देता है, ठीक है बच्चों। लेकिन ये जो होता है वह क्या करता है, क्षैतिज दिशा में दोनों एक ही दिशा में कार्य करते हैं, इसलिए ये जो ई परिणामी है यह दोनों के योग के बराबर होगा। तो आप जैसे उसमें लिखे थे कि माना दो बिंदु आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू अल्प दूरी पर स्थित है, अल्प दूरी 2l पर स्थित है, जिनका वैद्युत द्विध्रुव बिंदु O है ना। निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ए माइनस क्यू के कारण तीव्रता E1 और प्लस क्यू के कारण तीव्रता E2 है। दोनों का क्षैतिज वियोजन E1 cos थीटा और E2 cos थीटा
तथा ऊर्ध्वाधर वियोजन E1 sin थीटा व E2 sin थीटा है ना। क्योंकि इन दोनों का वियोजन पहले लेते हैं, ऊर्ध्वाधर ये बाद में करते हैं, इसको इस ऑपरेशन को बाद में करते हैं, पहले हम आवेश निकाल लेते हैं। आवेश निकालने के पहले थोड़ा हमको काम करना पड़ेगा। काम ये करना पड़ेगा कि आप देख रहे हो कि AP और BP बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि इन दोनों को समरूप किया जा सकता है। A बराबर A हो गया, A 90 अंश, A 90 अंश हो गया। दूसरा तीसरा जो है A उभयनिष्ठ। तो सबसे पहले हम ले लें त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में क्या हो जाएगा? OA बराबर OB, एंगल AOP बराबर BOP 90 अंश, है ना। O मध्य बिंदु है और OP उभयनिष्ठ। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या हो जाएगा? ट्रायंगल AOP इस सैमेज हो जाएगा ट्रायंगल BOP। जब सिमिलर हो गए उस स्थिति में हम कर सकते हैं AP बराबर B और यह कोण OAP बराबर OBP। ये आपका थीटा है तो थीटा हो जाएगा, बराबर थीटा हो जाएगा दोनों को। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, अब ये AP और BP बराबर है। हमने मान लिया O से AP की दूरी कितनी है, इस दूरी को हमने R ले लिया, ये R है और ये आपका क्या है? 2L है, तो स्वाभाविक है एक तरफ क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। तो अब बताइए इस त्रिभुज AOP में आपको पता है कि OP का मान क्या है? R और OA का मान क्या है? L। तो AP का मान क्या हो जाएगा? AP स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। AP स्क्वायर ये हो जाएगा OA स्क्वायर यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। AP स्क्वायर ये AP का मान हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हमको पता है कि जो AP है वही क्या है? ये करड़ी हो जाएगा। BP है ये हो जाएगा करड़ी में लिखो या इसको घात पर हाफ लिखो, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर हाफ। ठीक है बच्चों, अब इस चार्ट में हम इरेज कर देना है इसको। आइए यहां से हम निकालते हैं, ये हमने निकाल दिया, इसको हम पहला समीकरण लिख देते हैं। दूसरी स्थिति है कि काश और साइन भी आएगा, तो आइए बताइए काश थीटा बराबर क्या होगा? ये आपका इसके सामने भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा। तो काश थीटा बराबर हो जाएगा OA बटा AP। काश थीटा बराबर L बटा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या इसको अगर हम लिखना चाहें तो L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर हाफ। या आपका दूसरा साइन थीटा की भी आप निकाल सकते हैं वैल्यू, वैसे साइन थीटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम देखते हैं, ये तो हमारा समीकरण हो गया। अब इसमें क्या निकालना है हमको? हमको निकालना ये है बच्चों कि माइनस Q के कारक P पर तीव्रता,
ये हो जाएगी आपका E1। E1 की जो वैल्यू होगी 1/4πε0 Q/AP²। अब AP² की वैल्यू क्या है? 1/4πε0 Q/ ये हो जाएगा R² + L²। यहाँ पर आप लिख सकते हो समीकरण 1 से AP² का मान रख देंगे तो ये आपका एक तीसरा समीकरण बन गया। अब क्या हो जाएगा? प्लस Q के कारण P पर तीव्रता E2 हो जाएगा 1/4πε0 Q/BP²। आपको पता है कि AP और BP दोनों बराबर हैं, तो परिमाण में E1 और E2 बराबर हो गया कि नहीं? 1/4πε0 Q/R² + L²। ठीक है, आप देख सकते हैं समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 व 4 से ये हमको मालूम हो गया E1 बराबर क्या हो रहा है? E2 हो रहा है, यानी जितना E1 लग रहा है उतना ही क्या लग रहा है? E2 लग रहा है। अब संतुलन कर दीजिए। ऊर्ध्वाधर संतुलन करने पर हम कह सकते हैं E1 sin थीटा बराबर E2 sin थीटा। एक दूसरे को संतुलित करेंगे। संतुलित इसलिए करेंगे कि दोनों तरफ का परिमाण बराबर हो जा रहा है, ये बराबर ये हो जा रहा है, इसलिए एक दूसरे को क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको इतना कर लेंगे। क्षैतिज वियोजन, इसको संतुलन की जगह वियोजन लिखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऊर्ध्वाधर वियोजन करने पर, क्षैतिज वियोजन करने पर E हो जाएगा A1 cos थीटा, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, A2 cos थीटा। अब E1 और E2 का परिमाण आपको बराबर है ना? आप चाहे किसी का मान रख दीजिए। ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/R² + L²। इसका मान क्या है? आप देख सकते हैं दोनों बराबर हैं। cos थीटा की वैल्यू इतना cos थीटा, चाहे तो आप दोनों बराबर लिख लीजिए या cos थीटा का मान रख लीजिए। तो मुझे लगता है कि दोनों का परिमाण जब बराबर हो गया तो एक लाइन हम बराबर ही क्यों न लिखते हैं, ज्यादा बेहतर होगा, क्यों बड़ा हम लिखने जाएं। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसको अगर हम एक इक्वेशन मान लें 5, तो यहाँ समीकरण 5 से क्या लिख सकते हैं? 5 से P हो जाएगा E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, दोनों को जोड़िए 2E1 cos थीटा। ठीक, समीकरण आपका 2 और 3 की वैल्यू रख दीजिए। समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा? यहाँ P हो जाएगा 2 × 1/4πε0 Q/R² + L²। यह हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है? L/R² + L²⁻²। अब यहाँ से आगे बढ़ाओ तो इसको 1/4πε0, ये 2 को यहाँ ले जाओ तो ये हो जाएगा Q × 2L, और नीचे ले आओगे तो इस पर घात 1 है, इस पर घात कितना है? 1/2। 1 और 1/2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? R² + L²⁵2। Q × 2L क्या होता है बच्चों? P होता है, अभी बताया गया। तो 1/4πε0 ये हो जाएगा P/R² + L²
to the power 3/2. Since we know r is much higher than l, इसलिए r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, क्योंकि l स्क्वायर क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टेंस r स्क्वायर, तो E इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन r स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये आपका कट जाएगा, E बराबर आपको मिला 1/4πε0 p अपॉन r क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये आपका अदिश अनुपात निरक्षीय स्थिति, ठीक है ना। तो आप इसको देख सकते हैं, ये दोनों फार्मूला इसके पहले और अभी जो बताया गया ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें अभी वैद्युत द्विध्रुव द्वारा के कार्य एक डेरिवेशन आपका बचा है, और इसको हम अगले दिन देखेंगे, देखने वाले आज ही थे, लेकिन ऐसा लगता है कि अब आगे हम सब बोल नहीं पाएंगे, तो इसे बंद करते हैं, इसको अगले दिन लेंगे। थैंक यू वेरी मच।